भाई अभी हमने मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में पढ़ा और मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़े, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी हम मॉलिक्यूल के एक एक टाइप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की अभी हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि जब भी दो एटम हो, नॉन मेटल एटम हो, कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर सिमिलर एटम कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो डिसिमिलर एटम कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऐसा मॉलिक्यूल, इसकी पॉइंट्स हम देखते जाते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की? तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स हों, पर एटम्स कौन से हों? सेम एटम्स हों। और सेम एटम्स कौन से हों भाई? नॉन मेटल्स हों। जब भी सिमिलर एटम्स, नॉन मेटल एटम कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो जो मॉलिक्यूल बनता है सेम एटम की कॉम्बिनेशन से उसको हम क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम एग्जांपल बोलें तो सपोज कोई भी नॉन मेटल एटम है, ये एक सपोज नॉन मेटल एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, ये एक दूसरा नॉन मेटल एटम है, उसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर नॉन मेटल एटम है, कंबाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वसीले, यानी कोवलेंट बॉन्ड के वसीले। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे भाई? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर इसका हम स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा? सपोज एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें एटम जैसा कि नॉन मेटल है, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे भाई? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो H2 क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी शायद इस्तेमाल होती है, इसका एटम नंबर 6 होता है, एटम नंबर 8 होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 प्रोटॉन्स होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अरेंज करेंगे, सपोज ये इसके क्या हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरी ऑक्सीजन भी है, ये भी इसके क्या हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगी? अपनी 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी भाई? शेयर करेगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा O2, ये भी कौन सा मॉलिक्यूल होगा भाई? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो मतलब कि जब भी एटम हो, सिमिलर नॉन मेटल एटम हो, कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब भी एटम कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जब कंबाइन होता है को, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना भाई, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में स्टडी करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पर अभी ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वसीले, ये एटम के बीच में बनता है। एक जगह होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल एक्सिस। ये एक जगह होती है जहां पर 2 एटम्स के बीच में क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है भाई। तो इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये क्या है? 2 होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बना है एक जगह पर जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी एटम होता है वो ऑलवेज चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आए, ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो, पर मैं अकेले हालत में रहना चाहता हूँ। पर ये अकेले हालत में नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है इसने। तो ये क्या करते हैं? एटम्स अकेली हालत में रहने के लिए क्या करते हैं? जैसा कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन्स होंगे, तो ये प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस होता है, इस शेयर्ड पेयर के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयर्ड पेयर पर अट्रैक्शन लगाते हैं। यानी ये जो न्यूक्लियस होता है भाई, ये जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं?
जो शेयर्ड पेयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर अट्रैक्शन लगाते हैं। ये जो अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर के ऊपर लगाते हैं एटम, इसे अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो एटम चाहता है कि मैं बॉन्ड बनाऊं, ऑक्टेटुप्लेट कंप्लीट करूं, पर एक अकेली हालत में रहेगा। तो ये क्या करेगा? कोलन बॉन्ड की सूरत में ये कोलन बॉन्ड जो सेंट्रल एक्सिस पर पड़ा है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को सेंट्रल एक्सिस के यहां पर लेकर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है भाई। जैसा कि देखें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एटम क्या है भाई? एटम क्या है? सेम है। एटम सेम है तो इनकी अट्रैक्शन जो होगी, प्रोटॉन भी सेम होंगे। तो प्रोटॉन सेम होंगे तो जितना फोर्स ये शेयर्ड पेयर पर लगाएगा एटम, उतना ही फोर्स ये शेयर्ड पेयर पर एटम लगाएगा। अगर शेयर्ड पेयर पर अट्रैक्शन एक जैसी लगेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी भाई? यानी प्रोटॉन के बेसिस, प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सिमिलर होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होगी तो डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा जीरो। अगर डिफरेंस जीरो होगा तो शेयर्ड पेयर कभी भी किसी भी एटम की तरफ मूव नहीं करेगा। ये यहां पर रहेगा सेंट्रल एक्सिस पर। अगर मूव करता तो ये शेयर्ड पेयर इस एटम के करीब जाता। अगर करीब जाता तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाती, पार्शियल, कंप्लीट नहीं, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती। ये जो शेयर्ड पेयर मूव करता है ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और मूव करता है तो क्या पैदा होती हैं? चार्जेस, दो पोल बनते हैं। ठीक है भाई। तो इस शेयर्ड पेयर की मूवमेंट जो दो पोल पैदा कर रही है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या होती है? सिमिलर होती है। तो ये शेयर्ड पेयर को मूव नहीं करा सकते हैं, तो इसकी डायपोल मूवमेंट भी क्या होती है? जीरो। अगर डायपोल मूवमेंट जीरो होगी तो क्या होगा? तो इसके ऊपर चार्जेस भी पैदा नहीं होंगी। अगर चार्जेस पैदा नहीं होंगी तो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो मॉलिक्यूल होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके ऊपर चार्जेस पैदा नहीं होती, डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नेचर में क्या होते हैं भाई? नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर, यानी इसके ऊपर चार्जेस ही नहीं है। चार्जेस नहीं है तो ये एक दूसरे का अट्रैक्शन भी नहीं लगाएंगे। अगर अट्रैक्शन लगाते तो लूजली पैक होकर अरेंज करते, जिस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। हाई अट्रैक्शन होती तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते, पर इसके अंदर अट्रैक्शन ही नहीं है, मॉलिक्यूल से बहुत दूर होगा, तो इसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? गैसियस स्टेट बोलेंगे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एटम सेम होते हैं, नॉन मेटल कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि एटम सेम होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, डिफरेंस जीरो, तो डायपोल मूवमेंट भी क्या होती है? जीरो होती है। इसलिए ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर। और किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं भाई? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस स्टेट में। क्यों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? रीजन ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। डिफरेंस क्या है? जीरो। डायपोल मूवमेंट क्या है? जीरो। तो ये क्या है? नॉन पोलर, चार्जेस नहीं है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन से दूर होगा, और दूर होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? गैसियस स्टेट पर। अगर मैं O2 बोलूं आपसे, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जाहिर है गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन पोलर है, डायपोल मूवमेंट जीरो, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो होने की वजह से। अगर मैं आपको बोलूं ये नाइट्रोजन है N2, सपोज ये नाइट्रोजन है, दूसरा मार्कर लेता हूं, ये सपोज नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है N2। अगर मैं पूछूंगा आपसे इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, ये कौन सी स्टेट में होगा? जाहिर गैसियस स्टेट में। रीजन ये है कि ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है, डायपोल में क्या होता है? जीरो। तो ये क्या होते हैं भाई? नॉन पोलर। इसलिए इस वजह से किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर कुछ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड में कौन सा एग्जिस्ट करता है? फॉर एग्जांपल एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ब्रोमाइन। ब्राउन लिक्विड होता है जो लिक्विड में एग्जिस्ट कर, ब्रोमाइन Br2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, पर ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा आयोडीन I2, ये भी एक सब्सटेंस होता है, ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है?
सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ब्रोमाइन के जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं लिक्विड की सूरत में, और आयोडीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ करीब होकर सॉलिड स्टेट में टाइटली पैक होकर अरेंज करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, नॉन पोलर होते हैं और गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्यों ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं दो ब्रोमाइन और उसके अलावा आयोडीन, ये क्यों गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये लिक्विड में, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है? तो इसको डिसाइड करने वाला एक दूसरी चीज होती है, दूसरा फोर्स होता है। तो ये कौन सा बॉन्ड था? केमिकल बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल बनाएगा। मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। मैं इसको अभी इससे यहां पर रब करता हूं, ठीक है, ताकि हम उसको कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि जो कॉन्सेप्ट है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल I2, ये हमें समझ में आ गया सारा कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, हमें पता चल गया कि ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर होते हैं, गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पर ये जो ब्रोमाइन होता है ये लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। रीजन क्या है? अभी हम रीजन को स्टडी करेंगे। इसका रीजन ये है भाई, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जो मैटर होता है, यानी जो भी स्टेट होती है, सपोज एटम कंबाइन हुए ब्रीफली मैं आपको बताता जाता हूं कि एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं भाई? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा कि क्या होता है, आपको आता होगा। कंबाइन होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, आयोनिक भी होता है तो कोवलेंट भी होता है। अगर कोवलेंट होगा तो मॉलिक्यूल, आयोनिक और कोवलेंट होगा, डिफरेंट एटम होंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। तो और मॉलिक्यूल और कंपाउंड के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, अरेंज होकर क्या देते हैं? अरेंज होकर क्या बनाते हैं? एक मैक्रोस्कोपिक मैटर। अरेंज होते हैं फिजिकल बॉन्ड के जरिए, अरेंज होते हैं भाई किसके जरिए? फिजिकल बॉन्ड के जरिए। तो क्या बनाते हैं? मैक्रोस्कोपिक मैटर। अगर इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट। मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं या कंबाइन होते हैं और पार्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं थ्रू फिजिकल बॉन्ड, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? हम स्टेट बोलते हैं। अगर टाइटली पैक होकर अरेंज करते हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड। अगर लूजली पैक होकर अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। अगर अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? गैसेस बोलते हैं। तो ये स्टेट बनती है, और स्टेट को बनाने वाला फैक्टर कौन सा होता है? फिजिकल बॉन्ड। मतलब को फिजिकल बॉन्ड में थोड़ा चक्कर है, जिसकी वजह से ब्रोमाइन और आयोडीन क्या होते हैं? लिक्विड या सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, पर चार्जेस नहीं है। चार्जेस नहीं है तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर फिजिकल बॉन्ड होता है जो इनको लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कराता है। वो कौन सा फिजिकल बॉन्ड होता है? बहुत टाइप्स होते हैं फिजिकल बॉन्ड के। अभी हम फिजिकल बॉन्ड का एक ब्रीफली टाइप पर लेते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो एक फोर्स है, फिजिकल बॉन्ड का एक टाइप है। फिजिकल बॉन्ड का एक टाइप है। फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड हम डिटेल में बॉन्डिंग चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिजिकल बॉन्ड का एक टाइप है, उस टाइप को हम, वो टाइप कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसको हम अभी स्टडी करते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई? इसको सपोज हम लेते हैं कोई भी एटम, सपोज ये क्या है? एटम है, ठीक है भाई। ये एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है उसके अंदर। सपोज ये इलेक्ट्रॉन से ऐसे अरेंज हुए होते हैं, ठीक है भाई। सपोज ये एक दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो जब भी ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में क्या है भाई? ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करते हैं? एटम जब ये मॉलिक्यूल, सपोज मॉलिक्यूल के सामने आया तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर रिपल्शन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपल्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन हो जाएगी तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाएंगे। और उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके ऐसे एटम के इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के एटम के इलेक्ट्रॉन को इधर ले गए और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियस को इन्होंने क्या किया? अट्रैक्ट, और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया? रिपेल किया।
अगर रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किया तो न्यूक्लियस इधर चला गया। अगर इधर चला आ गया तो क्या होगा, ये भी न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल, तो इसका न्यूक्लियस भी इधर चला जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, ये हो रहा है कि जब भी दो मॉलिक्यूल होते हैं वो सामने आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, और जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो जाता है वो मॉलिक्यूल के एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है। जब रिपल्शन हो जाती है इसे, तो क्या होता है, इससे के अंदर भी दो पोल पैदा होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो दो पोल पैदा हो गए। तो ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सब्सटेंस के ऊपर दो पोल यानी दो चार्जेस अपीयर हो, सेपरेट हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, पोलराइजेशन हो गई, दो पोल पैदा हो गए डिस्पर्शन के जरिए, यानी मॉलिक्यूल जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाते हैं, न्यूक्लियस एक साइड पे, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से दो पोल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, और दूर चले जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। तो पहले डिस्पर्शन होता है जिसकी वजह से दो पोल पैदा होते हैं, यानी बाद में क्या होता है, पोलराइजेशन। अगर ये पोलराइजेशन हो गया तो क्या होगा, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है भाई, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो गया डिस्पर्शन और पोलराइजेशन के बाद। तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ज्यादा कंबाइन होके एक पार्टिकुलर स्टेट, ये अट्रैक्टिव फोर्स बन गया। अब ये मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे, यहाँ तो लिक्विड, यहाँ सॉलिड फॉर्म में, तो ये किसकी वजह से बन रहे हैं, फिजिकल बॉन्ड की वजह से। तो ऐसा फिजिकल बॉन्ड जो डिस्पर्शन और पोलराइजेशन के जरिए बने, ऐसे फिजिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, जैसा कि इसको लंदन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इस फिजिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लंदन फोर्स। ये लंदन फोर्स क्या होता है, बेसिकली फिजिकल बॉन्ड का टाइप होता है जो बनता है डिस्पर्शन और पोलराइजेशन के बाद। इस लंदन फोर्स के दूसरे नाम भी हैं। दूसरे नाम क्या है, इस लंदन फोर्स को हम बेसिकली डिस्पर्शन के बाद बनता है, इसलिए हम इसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर दो पोल्स पैदा होते हैं डिस्पर्शन और पोलराइजेशन के बाद, इसलिए हम इसको जल्दी पैदा होते हैं, इसलिए हम इसको डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस फोर्स भी बोलते हैं। बहुत लंबा नाम है। तो क्या हुआ, जब भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो डिस्पर्शन होती है, और पोलराइजेशन में दो पोल पैदा होते हैं और अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो ये फिजिकल बॉन्ड जो पैदा हुआ डिस्पर्शन और पोलराइजेशन के बाद, इसको हम क्या बोलेंगे, लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, या डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस फोर्स बोलेंगे। तो या चार्जेस अट्रैक्शन पैदा होगी तो ये लिक्विड यहाँ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जितनी चार्जेस ज्यादा होंगी, कब ज्यादा होंगी, ज़ाहिरा एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बहुत हाई होगा। जब भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाई, एटम का एटॉमिक नंबर हाई होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाई होंगे। तो वो मॉलिक्यूल जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम से बनते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो जब ये मॉलिक्यूल हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम के साथ जो बनते हैं, इनको करीब ये जब आते हैं, बनने के बाद जब बनते हैं, तो जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होती है, डिस्पर्शन और पोलराइजेशन होती है। ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होगी और पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मिकदार में चार्जेस पैदा होंगी, यानी लंदन फोर्स क्या होगा, ज्यादा पैदा होगा। तो ये लंदन फोर्स जो होता है, लंदन फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, एटॉमिक नंबर के साथ। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगेन मास के साथ, एटॉमिक मास के साथ। ठीक है भाई। तो क्या बोला मैंने, जैसा कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ब्रोमाइन और आयोडीन, ब्रोमाइन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 53। तो जैसा कि इसके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हैं, तो ब्रोमाइन के साथ जब सामने आता है तो डिस्पर्शन और पोलराइजेशन होती है। तो लंदन फोर्स बनता है, जिसकी वजह से ब्रोमाइन के मॉलिक्यूल लूजली पैक होकर अरेंज करते हैं और किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर देखा जाए आयोडीन का एटॉमिक नंबर अगेन हाई हो तो डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होगा, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा चार्जेस पैदा होंगी, यानी लंदन फोर्स बहुत स्ट्रांग बनेगा। इसलिए आयोडीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं,
कौन सी स्टेट देते हैं, आयोडीन सॉलिड स्टेट देते हैं। ठीक है भाई, तो नॉर्मली होमो एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम सेम होते हैं जो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, डिफरेंस भी सेम होता है, डायपोल में 0 होती है, नॉन पोलर इसलिए किस स्टेट में यूज करते हैं, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में सॉरी। पर जब होमो एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम का एटम नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या तो लिक्विड में या तो सॉलिड में। अभी हम इस लिक्विड को देखेंगे तो उसको हम थोड़ी हीट करेंगे, तो थोड़ी हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में ये थोड़ा फोर्स पैदा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे थोड़ा दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगी, अगेन इसकी अरेंजमेंट्स सेम हो जाएगी। तो थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये लिक्विड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो ब्रोमाइन लिक्विड है, पर कौन सा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके अंदर लंडन फोर्स वीक है, थोड़ा भी टेम्परेचर राइज होता है तो इसके बीच में जो स्मॉल फोर्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, अगेन एटम अपनी सेम चार्जेस की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी नॉन पोलर हो जाते हैं, यानी किस स्टेट में करते हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। पर अगर इसको हम सॉलिड को देखेंगे तो इसको हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगेन लंडन फोर्स वीक हो जाएंगे, तो ये अगेन चार्जेस अगेन रिगेन करेंगे, तो ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं और ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है भाई, तो होमो एटम मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बनते हैं सिमिलर नॉन मेटल एटम की कॉम्बिनेशन, तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि इसका एटम सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, 0, डायपोल मोमेंट भी क्या होती है 0, तो किस नॉन पोलर होते हैं और गैसेस स्टेट में यूज करते हैं। पर एटम नंबर जब एटम का बढ़ता है तो ये लंडन फोर्स, डायपोल फोर्स या डायपोल फोर्स जो फिजिकल बॉन्ड वंडरवाल फोर्सेस का टाइप है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्रोमाइन किस सिस्टम में यूज करता है, लिक्विड में, और कौन सा लिक्विड होता है, वोलेटाइल, और आयोडीन किस सिस्टम में यूज करता है, सॉलिड, और कौन सा सॉलिड होता है, सब्लाइम सॉलिड होता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट्स क्लियर हुई, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, और ये नंबर फोर्थ पॉइंट लिक्विड और सॉलिड वाली। अभी हम और भी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं इसके। अभी हम होमो एटम मॉलिक्यूल दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि होमो एटम मॉलिक्यूल में एटम सेम होते हैं, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं, एटम सेम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होती है, डिफरेंस 0 होता है, डायपोल मोमेंट भी 0 होती है, तो वो नॉन पोलर होते हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर सम मॉलिक्यूल ब्रोमाइन लिक्विड में और आयोडीन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू लंडन फोर्स। वो समझ आ गया। अभी दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। जैसा कि हम देखते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम सेम होते हैं, एटम सेम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, सेम। तो हमने पढ़ा है कि जब भी सब्सटेंस जो होता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो होता है उसको हम ब्रेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन। और जो पार्टिकल पैदा होते हैं इसकी ब्रेक होने की वजह से वो कंप्लीट मॉलिक्यूल या कंप्लीट कंपाउंड नहीं होते, वो इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल के पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी करके आए कि रेडिकल क्या होता है। बहरहाल हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड की जब हम ब्रेक करते हैं तो जो पार्टिकल्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। उस प्रोसेस को हम फिशन बोलते हैं। और फिशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऐसी फिशन जिसके अंदर जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड ब्रेक हों, पर ब्रेक होने की वजह से जो रेडिकल मिले उसकी नेचर एक जैसी हो, एक जैसे रेडिकल मिले, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिशन। फॉर एग्जांपल ये एक H2 मॉलिक्यूल है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्टिकल हमें मिलेंगे, ये एटम नहीं है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, पर जैसा कि मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से बनते हैं तो यानी फिशन से बनते हैं, और फिशन की वजह से जो बन रहे हैं वो एक जैसे बन रहे हैं, इसमें डिफरेंस नहीं है, चार्जेस इसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक जैसे बन रहे हैं, तो ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिशन। और ऐसी फिशन जिसमें मॉलिक्यूल कंपाउंड ब्रेक हो जाएं और रेडिकल डिफरेंट मिले, नेचर उनकी डिफरेंट, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के बाद नेगेटिव चार्ज, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, इसको हम ब्रेक करते हैं तो एक Na मिलता है और दूसरा Cl- मिलता है, तो ये दोनों डिफरेंट चार्जेस वाले मॉलिक्यूल मिलते हैं, पार्टिकल यानी रेडिकल मिलते हैं, तो ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक फिशन बोलते हैं। हमने पढ़ा है
पिछले लेक्चर्स में कि होमोलाइटिक फिशन कब होगी और हेटेरोलाइटिक फिशन कब होगी, कब ये फ्री रेडिकल मिलेंगे, कब चार्ज रेडिकल मिलेंगे, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो हो। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो भाई, जीरो, या ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो, या 0.4 के बराबर हो, तब फिशन कौन सी होती है, होमोलाइटिक फिशन होती है। और कौन से रेडिकल पैदा होते हैं, फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। लाइक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बनेगी, इसकी जीरो बनेगी। तो फिशन कौन सी होगी, होमोलाइटिक। और फिशन कौन सी मिलेगी हमें, होमोलाइटिक फिशन मिलेंगे। और रेडिकल कौन से मिलेंगे, फ्री रेडिकल मिलेंगे। पर ठीक है, अगर ऑक्सीजन है O2, इसको ब्रेक करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस क्या है, जीरो, तो फिशन कौन सी, होमोलाइटिक। और हमें जो रेडिकल मिलेंगे वो कौन से होंगे भाई, फ्री रेडिकल मिलेंगे, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिलेंगे। ठीक है भाई। और उसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से ग्रेटर होगी तो फिशन कौन सी होगी, हेटेरोलाइटिक फिशन। और रेडिकल कौन से बनेंगे, चार रेडिकल बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 0.9 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। डिफरेंस निकालेंगे तो 2.1 बनता है इसका डिफरेंस 2.1 बनता है। तो डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर है तो फिशन कौन सी होगी, हेटेरोलाइटिक। और रेडिकल कौन से बनेंगे, चार रेडिकल बनेंगे। आते हैं होमोएटाइम मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसा कि होमोएटाइम मॉलिक्यूल के अंदर एटम सेम है, तो जब भी होमोएटाइम मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, फिशन करेंगे, होमोएटाइम मॉलिक्यूल के अंदर एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस क्या है, जीरो। अगर डिफरेंस जीरो है तो होमोएटाइम मॉलिक्यूल फिशन कौन सी देंगे, होमोलाइटिक। और रेडिकल कौन से पैदा करेंगे भाई, चार रेडिकल पैदा करेंगे। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑलवेज कौन सी फिशन देते हैं, होमोलाइटिक फिशन देते हैं। और उसकी वजह से जो रेडिकल पैदा करते हैं भाई, वो कौन से रेडिकल पैदा करते हैं, फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। कौन से रेडिकल पैदा करेंगे, ऑलवेज फ्री रेडिकल। अगर मैं आपसे कहूं कि O2 होमोएटाइम मॉलिक्यूल है, ये कौन सी फिशन देगा, होमोलाइटिक फिशन देगा। और कौन से रेडिकल फॉर्म करेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। ठीक है भाई। तो होमोएटाइम मॉलिक्यूल कौन से रेडिकल पैदा करता है, होमोलाइटिक, फ्री रेडिकल। और कौन सी फिशन देता है, होमोलाइटिक। क्योंकि होमोलाइटिक फिशन होती ही तभी है जब डिफरेंस क्या बनता है, 0 या 0.4, तभी होमोलाइटिक फिशन होती है। और होमोएटाइम मॉलिक्यूल के अंदर एटम सेम है, डिफरेंस 0 है, तो होमोएटाइम मॉलिक्यूल फिशन कौन से देंगे, होमोलाइटिक फिशन। और कौन से रेडिकल पैदा करेंगे, फ्री रेडिकल पैदा करेंगे। ठीक है भाई। उसके अलावा अगर हम रिएक्शन के ऊपर आए तो होमोएटाइम मॉलिक्यूल के कुछ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल ये एक H2 है, ये Cl2 है। ठीक है भाई। दोनों होमोएटाइम मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होते हैं लाइट एनर्जी, जिसको हम HU से रिप्रेजेंट करते हैं, कंबाइन होकर बनाते हैं HCl। ठीक है भाई। तो ऐसा रिएक्शन ये अगर हम देखेंगे तो जब भी हम इनको लाइट देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो अट्रैक्शन दोनों एटम के बीच में बराबर है। तो लाइट जब देंगे तो वो बीच में से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को दूर करेगी। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बनेगा, इस हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बनेगा, इस क्लोरीन का भी फ्री रेडिकल बनेगा इधर से, और इस क्लोरीन का ही फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी, ये इस हाइड्रोजन से, और कौन सा बनेगा, मॉलिक्यूल HCl। तो होमोलाइटिक फिशन और फ्री रेडिकल के बनते हैं। तो ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जिसमें होमोलाइटिक फिशन होती है, वो फ्री रेडिकल के बेसिस पे ये रिएक्शन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर लाइट इस्तेमाल हो, लाइट के बगैर रिएक्शन प्रोसीड ना हो। ज़्यादा लाइट नहीं होगी तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्टेबल है, रिएक्शन नहीं शो करेंगे। पर लाइट गिराएंगे तो फिशन होगी, फिशन के जरिए एक दूसरे से कंबाइन हो सके, क्योंकि फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है भाई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट इस्तेमाल होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये नॉर्मली होमोएटाइम मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल हो, यानी होमोलाइटिक फिशन की वजह से ये कौन सा रिएक्शन देते हैं, फोटोकेमिकल। कौन सा रिएक्शन देता है भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन देता है। कौन से रिएक्शन देते हैं भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन देते हैं। तो होमोएटाइम मॉलिक्यूल जैसा कि होमोलाइटिक फिशन देता है, फ्री रेडिकल पैदा करता है,
और ये लाइट के प्रेजेंस में पैदा होते हैं। अगर पैदा होंगे तो रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब भी रिएक्शन होता है तो हम दो चीजें रिएक्शन की डिफाइन करते हैं, ये जो चीजें हैं जो रिएक्ट करती हैं इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और बनाती क्या है, प्रोडक्ट। और ये और एरो डिफाइन करता है रिएक्शन की साइड को, कहां से रिएक्टेंट कहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसकी हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक होता है आर्डर और दूसरा जो होता है बेसिकली वो होते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ये डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब चैप्टर्स में आए। तो रिएक्शन जब होता है तो हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक मॉलिक्यूलरिटी होती है और दूसरा आर्डर होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टोटल रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्ट नहीं कर रहे, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जो केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, इस अमाउंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, एक Cl2 और H2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है भाई, 2 होती है। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने रिएक्टेंट जो होते हैं केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। पर आर्डर क्या होता है कि कितने पार्टिकल, टोटल पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल्स अपने आप मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। टोटल पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूलरिटी, इसमें कितने पार्टिकल्स कंबाइन होके प्रोडक्ट को बनाते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी में अमाउंट ऑफ पार्टिकल आ गए जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड में मौजूद होते हैं, पर कितने रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी जाहिरा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0। अमाउंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे बनती है। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी ऑलवेज, जब ये रिएक्शन शो करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। पर अगर हम देखेंगे कि ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, ये रिएक्शन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, मैंने क्या डिफाइन किया कि टोटल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। पर कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के अपने आप कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, आर्डर बोलते हैं। तो अपने आप ये कंबाइन नहीं हो रहे, फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा तो अपने आप कंबाइन नहीं हो रहे, तो इसका आर्डर क्या होता है भाई, 0 होता है। मतलब कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होमोलाइट इफिशिएंट या फ्री रेडिकल देते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो कौन से रिएक्शन शो करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0। पर ये आर्डर के हिसाब से कौन से रिएक्शन देते हैं, 0 आर्डर रिएक्शन देते हैं। कौन सा रिएक्शन देते हैं भाई, 0 आर्डर रिएक्शन देते हैं। तो इसके आर्डर क्या होगा भाई, 0 आर्डर रिएक्शन होगा। अगर मैं आपसे दूसरी चीज कहूं कि सपोज ये O2 है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सपोज H2 है, कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करें या इनको हीट करें तो क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अपने आप कंबाइन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 0 है, कितनी है, 2, पर इसका आर्डर क्या होता है, 0 होता है। तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल देते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और उसका आर्डर क्या होता है भाई, 0 आर्डर होता है। ठीक है भाई। उसके अलावा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये तो हुआ कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल बनाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन देगा और 0 आर्डर रिएक्शन देगा। उसके अलावा जब ये पोलर से रिएक्ट करता है, पोलर मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल के साथ सपोज ये रिएक्ट करेगा, ये हमें समझ आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं इस साइड पे। जब ये क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारी 8 पॉइंट हुई, तो ये 0 आर्डर रिएक्शन देगा, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ। पर हम ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, सपोज ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, पोलर है, जरा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा, तो शेयर पर मूव करेगा, चार्जेस पैदा होंगी, तो ये क्या है, पोलर है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, नॉन पोलर यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन रहे थे, फोटोकेमिकल रिएक्शन और 0 आर्डर रिएक्शन। पर अगर हम इसको देखेंगे
इसको देखेंगे, इसमें तो डायरेक्ट चार्जेस पैदा हो रही हैं। अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज जीरो थी, यहाँ पर चार्ज भी जीरो थी, यहाँ पर चार्ज क्या हो गई इंक्रीज, यहाँ पर चार्ज क्या होगी डिक्रीज। ये चार्ज पैदा होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से जो नंबर ऑफ चार्जेस पैदा होती हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस के जो नंबर ऑफ चार्जेस पैदा होती हैं, उस नंबर ऑफ चार्जेस को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर हम इसको देखेंगे H2 जैसा इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस क्या है, जीरो चार्जेस पैदा नहीं होंगी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जीरो, पर जब रिएक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, तो उसके बेसिस पे चार्जेस पैदा होगी। चार्जेस जो पैदा हो रही है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रही है, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो रही है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा। ठीक है भाई। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पैदा होते हैं जो रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में चार्जेस पैदा होती हैं, चार्जेस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक के डिफरेंस की वजह से ये जो चार्जेस पैदा हो रही हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अगर डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अगर इंक्रीज चार्ज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इंक्रीज भी हो रही है चार्जेस और डिक्रीज भी हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर, पर सपोज एक एग्जांपल है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर सपोज ये एक सपोज HCl है। ठीक है भाई। अगर हम इसको देखेंगे, सपोज ये H2 है, यहाँ ये सपोज ये HCl है। ठीक है भाई। HCl जो है इसको हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? तो दो हाइड्रोजन मिलेंगी और दो क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस बनेगी। ठीक है भाई। दो नेगेटिव चार्जेस बनेगी तो पहले से ही ये क्या हो गया? इसके ऊपर चार्जेस अपीयर हो गई। तो ये बना कैसे था? हमने पढ़ा कि दो हाइड्रोजन कंबाइन होती हैं और क्लोरीन क्या होती है? कंबाइन होती है। ये जो कंबाइन होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, इसकी चार्ज डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी क्या होती है? यहाँ ऑक्सीडेशन, इसकी क्या होती है? रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है जीरो ऑर्डर, वो चार्जेस के हिसाब से कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस मॉलिक्यूल के अंदर इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी प्रीवियस मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जब भी ये एक दूसरे कंबाइन होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑर्डर जीरो होता है, तो चार्जेस के हिसाब से कौन सा रिएक्शन देते हैं? ये रेडॉक्स। पर ये पोलर नॉन पोलर के साथ कंबाइन हो रहा है। जब ये पोलर, सपोज ये कंबाइन होगा, अगेन फिशन कौन सी होगी भाई? होमोलाइटिक होगी, तो एक क्लोरीन पैदा होगा, ये दूसरा क्लोरीन पैदा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर है, तो ये क्या पैदा करेगा? एक OH माइनस पैदा करेगा और एक H प्लस पैदा करेगा। तो क्या होगा? ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एक HCl बनेगा, उसके अलावा एक HOCl बनेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं इसमें, तो क्लोरीन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी क्लोरीन के, इस क्लोरीन के ऊपर। उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन 3.5 होती है, इसकी 3.0 होती है। अगर हम इसको देखेंगे तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रही है। अगर हम इसको देखेंगे तो ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस क्लोरीन के ऊपर कौन सी चार्ज पैदा हो जाएगी? पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम देखेंगे कि एक ही सब्सटेंस के ऊपर जिसकी चार्ज क्या थी? जीरो, रिएक्शन के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी अपीयर हो रही है और पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर हो रही है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें होमोएटॉम मॉलिक्यूल पोलर सब्सटेंस रिएक्ट करे, जब रिएक्ट करेगा तो होमोएटॉम मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें प्रोडक्ट में मौजूद होगा, पर एक प्रोडक्ट की में चार्ज उसकी डिक्रीज होगी, एक में चार्ज क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली, पर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है?
सब्सटेंस डिफरेंट होते हैं जिसकी चार्जेस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, पर इसमें एक ही पार्टिकल होता है, पार्टिकल है जिसकी चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सी फिशन देगा? होमोलाइटिक, फ्री रेडिकल बनेगा लाइट के प्रेजेंस में, तो कौन से रिएक्शन? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और उसके अलावा ऑर्डर क्या होगा? जीरो। और चार्जेस के बेसिस पे जब फोटोकेमिकल हुआ तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये रेडॉक्स रिएक्शन। पर जब ये पोलर से रिएक्ट करेगा तो कौन से तो इंक्रीज भी करेगा, चार्जेस डिक्रीज भी करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से रिएक्शन देता है? एक फोटोकेमिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फोटोकेमिकल की वजह से रेडॉक्स रिएक्शन देता है। और उसके अलावा कौन सा रिएक्शन देता है? डिस्प्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शन देता है। ठीक है भाई। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमने पढ़ा कि इसके अंदर एटम सेम होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं। जैसा कि एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, डिफरेंस जीरो है, डायपोल मोमेंट भी जीरो होता है। तो ये नॉन पोलर होता है, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पर दो मॉलिक्यूल होते हैं, ब्रोमाइन और आयोडीन, वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू लंडन फोर्स। उसके अलावा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल फिशन कौन से देती हैं? होमोलाइटिक, फ्री रेडिकल पैदा करते हैं, फोटोकेमिकल देते हैं, जीरो ऑर्डर देते हैं रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं, और उसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। और अभी हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम इसको अभी स्टडी करेंगे। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा, कैसे बनता है, कैसा बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कौन से रिएक्शन देता है। अभी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो एटम एलिमेंट होता है, एलिमेंट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जो एलिमेंट होता है उसके अंदर हम एलिमेंट के अंदर सारे एटम रिप्रेजेंट नहीं करते, एक ही एटम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस शॉर्ट एंड मेथड को हम क्या बोलते हैं? सिंबल। क्या बोलते हैं भाई? सिंबल बोलते हैं। एलिमेंट की जो होते हैं उसकी फुल स्पेलिंग जो होती है, क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को। पर एक लेटर होता है, रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसको हम एलिमेंट को, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ऑक्सीजन। ये फुल स्पेलिंग क्या इसको डिफाइन कर रही है? एलिमेंट को। पर इसको हम, इसके एटम को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो एक शॉर्ट हैंड मेथड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंबल बोलेंगे। तो ये ऑक्सीजन की क्या होती है? सिंबल। तो एलिमेंट को फुल स्पेलिंग से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट के एटम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। जैसा कि ये जो एटम होते हैं, ये जो एटम होते हैं ये बेसिकली कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं भाई। एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। कंपाउंड। तो हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल का फुल नेम नहीं लिखते, मॉलिक्यूल का फुल नेम नहीं लिखते, हम इसको भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये HCl है, इसका फुल नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इसका पूरा नाम है। पर हम क्या करते हैं? शॉर्ट हैंड मेथड देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो शॉर्ट हैंड मेथड बनता है जैसा कि एटम की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं। तो एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला बोलते हैं। और ये फार्मूला भी किससे बनता है? सिंबल्स की कॉम्बिनेशन से। तो ये सिंबल जो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। और जब एटम कंबाइन होते हैं यानी सिंबल्स कंबाइन होती हैं तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एक शॉर्ट हैंड मेथड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला। तो ये क्या है? सिंबल। और ये क्या होता है बेसिकली? ये क्या है भाई? ये बेसिकली क्या है? ये फार्मूला है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रही है, तो इस शॉर्ट हैंड मेथड को हम क्या बोलेंगे? फार्मूला बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल है ज़रा, इसको फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से। पर फार्मूला का एक टाइप होता है ऐसा फार्मूला जिससे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करें। ऐसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिंपल फार्मूला बोलते हैं। तो हम ये कैसे बनाते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा? एक एटम कॉमन लूंगा
और नंबर ऑफ एटम को हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट के ऊपर लिखेंगे। तो ये जो शॉर्ट हैंड मेथड बनता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोएटॉम मॉलिक्यूल को। तो ऐसे इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, सिंपल फार्मूला। तो ये O2 क्या है, ये बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या है, बेसिकली ये सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है भाई। अगर मैं आपको कहूं सपोज ये एक पार्टिकल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मुझे रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मुझे रिप्रेजेंट करता है ना, जैसा कि ये होमोएटॉम मॉलिक्यूल है तो उसको सिंपल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अंदर एटम कितने होंगे, 2, एक को क्या लेंगे कॉमन, ठीक है भाई, और नंबर ऑफ एटम को यहां पर लिखेंगे। तो H2 क्या है, बेसिकली ये सिंपल फार्मूला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है ओजोन, O3 ओजोन है जिसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइन होती हैं। ठीक है भाई। तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसका भी क्या होगा, सिंपल फार्मूला होगा। इसमें हम एक ऑक्सीजन को कॉमन लेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को यहां पर लिखेंगे। तो ये O3 क्या होता है, बेसिकली सिंपल फार्मूला होता है जो होमोएटॉम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज एक पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक फास्फोरस है। ठीक है भाई, ये फास्फोरस है, सपोज ये एक फास्फोरस है, ये दूसरा फास्फोरस है और ये तीसरा फास्फोरस है। ये फास्फोरस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं, 5th ग्रुप का है ये। तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो एक फास्फोरस यहाँ पर लिखूंगा। सिंपल फार्मूला को बनाने का क्या तरीका है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम है उसका एक एटम कॉमन लेंगे और नंबर ऑफ एटम को यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पर राइट साइड लिखेंगे। तो इस फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का सिंपल फार्मूला क्या होगा, P4, 4 फास्फोरस एटम यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे सपोज एक दूसरा पार्टिकल है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा भाई, N2। ठीक है भाई। तो ये है होमोएटॉम मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा कि होमोएटॉम मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे हेटेरोएटॉम मॉलिक्यूल को। थैंक यू वेरी मच।